उस दौर में जब सिर्फ एक पॉकटेल चला करता था, हर किसी के पास फ़ोन नहीं थे, डीसीएल यूज़ होते बिल्कुल थे। ऐसे। तो हुमायूं गुज्जर और नाजी भट्ट के पास जेल के अंदर पॉकटेल होता था। वो पूरा जो एक बैग उस वक्त पता है छोटा सा ब्रीफ केस ही होता था जिसको जेल के अंदर वो इतनी वहाँ से सहूलत बैठ कैसे? के पैसे मंगवाते होते थे। अच्छा। और जब पहली दफ़ा नाजी भट्ट को पुलिस गुजरांवाला जेल से लेने गई थी तो उसने आने से इनकार कर दिया था। अच्छा। वो नहीं आ रहा था जेल से। उसका क्या, नाजी भट्ट का एक खौफ था कि जेल काम उसे जेल से निकाल नहीं पा रहे थे। अच्छा, वो अपना सारा धंधा जो अंदर ही बैठ के चला अंदर रहा चलता था उनका पॉकटेल। मैंने आपको बताया, मैं नाम ले रहा हूँ, उस दौर में चलते होते थे। ठीक है। और जितने ये बासर जो लोग थे उनके जेलों में वो जो चलते होते थे। ये तो भी कुछ सालों से ये सख्ती हुई, जेलों में जैमर लग गए तो मोबाइल कंट्रोल हो गया है, वरना जेलों में मोबाइलों का जो एक आज़ादाना इस्तेमाल था और ये जो गैंगस्टर थे ये जेलों में बैठ के अपने नेटवर्क चलाते थे। ठीक है। उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। जिसको उन्होंने अंदर से बैठ के फ़ोन कर देना है उसकी बाहर निकाल देनी है और जो कहना हो जाना है। अच्छा भाई साहब, आप ये समझते हैं कि बहुत से जराइम पेशा अनासर जो हैं या ग्रोह जो बनते हैं, बहुत से लोग जो जेल के अंदर तरबियत हासिल करते हैं, वहाँ पे जब वो दोस्तों से मिलते हैं तो फिर उसके बाद आप कह रहे हैं कि कोई तो जो है वो बड़े लोग, बड़े नाम जो है वो बाहर आना ही नहीं चाहते थे जेल से। अच्छा, उसमें फिर वही बात वहाँ से हम स्टार्ट लेंगे नाजी भट्ट के हवाले। जी। नाजी भट्ट जेल से बाहर नहीं आ रहा था। अच्छा। जेल में हंगामा सा बर्पा कर दिया था। ठीक है। खौफ और दहशत की अलामत था और जेल वालों को भी ये पता था कि उसका बाकी नेटवर्क अभी पीछे बैठा हुआ है। ठीक है। फरूरों का एक ग्रोह था, सारा ग्रुप था सारा। फिर नवीस सईद जो है वो उसको वहाँ से लेके आया। अच्छा। इस टॉप 10 को ख़त्म करने में इंस्पेक्टर नवीस सईद का एक मरकजी रोल है। अच्छा, उसको बाहर ला के फिर बाहर ला के यहाँ शदर पुलिस मुकाबला हुआ, मुबीना पुलिस मुकाबले में मार दिया गया था हुमायूं गुज्जर को भी और नाजी भट्ट को भी। ठीक है। इसी तरह हनीफे को भी नवीस सईद कराची से गिरफ्तार करके लाए। ठीक है। उस वक्त राना मकबूल थे आईजी सिंध। ठीक है। और राना मकबूल के साथ नवीस सईद का बड़ा प्यार मोहब्बत था। उसमें राना मकबूल ने काफ़ी उनकी हेल्प की वहाँ सिंध में। तो इसको जिस रात लाया गया लाहौर एयरपोर्ट पे इसको हनीफे को, तो उस दौर में अखबारात की ये शय सुर्खियाँ बनी कि हनीफ और फनीफा गिरफ्तार, जैसे अभी आजकल बन रही है। और एक तस्वीर भी उस दौर में मुझे अच्छी तरह याद है कि हनीफे की एक तस्वीर भी एयरपोर्ट से बाहर लाते हुए वो पब्लिश हो गई थी। ठीक है। फिर उसके बावजूद उसको मुबीना पुलिस मुकाबले में मारा गया। बिल्कुल ठीक है। शोर मचा, फिर मारा गया। बिल्कुल ठीक। फिर एक जो शफीक बाबा के हवाले से जो इतलात होती थी कि उसका अंदरून शहर टकसाली में एक घर में आना जाना था। एक एक्ट्रेस थी जिसने शोहरत हासिल की थी, जवाद जी के एक ड्रामा था ख्वाजा एंड सन्स चलता होता था। ठीक है। कालबन शायद खालदा नाम था उसका। शफीक और बाबा का वहाँ आना जाना होता था। ठीक है। और कहा यह जाता है कि उसकी मुखबरी पे उसको पकड़ा गया था। ठीक है। और उसके बाद शफीक बाबा को भी फिर पुलिस मुकाबले में मारा गया था। तो इन कैरेक्टर्स को चाहे जितने मर्जी नामी ग्रामी है, जितने मर्जी दहशत और खौफ की लाभ पुलिस के आगे कुछ भी नहीं होते। अगर पुलिस आ जाए अपनी आई पे और पुलिस इनका सफाया करना चाहे तो फिर पुलिस को कोई रोक नहीं सकता। बिल्कुल ठीक है। अच्छा पाशा साहब, आपकी नज़र में कोई जो कि जराइम पेशा अनासर में या क्राइम की हिस्ट्री में कोई ऐसा नाम है जिसने आपको भी हैरान किया और उसने इस तरह के गेम? अभी आप एक जिक्र कर रहे थे किरदार का, भोला सुनहरा, हुमायूं गुज्जर। बिल्कुल बिल्कुल। अब इनकी दुश्मनी की दास्तान एक अलग टॉपिक है। ठीक है, लेकिन आप बब्बू खान ग्रुप के साथ शुरू हुआ। इस दुश्मनी में एक करैक्टर था जो कभी इतना ज़्यादा डिस्कस नहीं हुआ। ठीक है। सियालकोट से उस करैक्टर का तल्लुक था और वो मेरे लिए वाकई करैक्टर हैरान कौन था। वो क्यों था? वो किरदार था जी चौधरी वसीम नियाज़ और उनकी शोहरत थी छीना लंगड़ा के नाम से। ठीक है। अब लंगड़ा क्यों कहा जाता था उनको? वो इसलिए कहा जाता था कि इसी दुश्मनी में जो बब्बू खान ग्रुप की और भोला सुनहरा वगैरह की चली थी उसमें उनके कमर में एक ब्रेस्ट लग गया था। अच्छा। और उनका जो निचला धड़ था मफलूज हो गया था। ठीक है। अपने उस फायरिंग के वाक़या के बाद जिसमें वो ज़ख्मी हुए, उनके जिस्म का निचला हिस्सा मफलूज हो गया, उस शख्स ने व्हील चेयर पर बैठ के समझे अच्छा कि अपना एक सियालकोट में रोब और दबदबा रखा हुआ था। ठीक है। और इस मफलूज होने के बाद कम से कम वो 25 साल उसने अपने इस तरह गुजारे। अच्छा, एक व्हील चेयर के ऊपर बैठ के? व्हील चेयर पर बैठ के। उनके मुलाजम मैं देखता था उठाते थे
उठा के उन्हें सोफे पे बैठा देना। और वो ऐसा फिट आदमी था, वो अपने जो एक्सरसाइज थी वो बैठ के करते होते थे। अच्छा। और जब बैठे हैं तो कोई ये नहीं था कह सकता कि ये मजदूर शख्स है। बड़ी बात। और उस शख्स ने उस हालत में ना सिर्फ अपना कारोबार, मंडियों में आड़त थी उनकी, सियासी मुखालफत उनकी हमारे मौजूदा एक वफाकी वजीर हैं उनके साथ रही है। ठीक है। वो वफाकी वजीर साहब जब भी इक़्तिदार में आते थे, इससे पहले भी, आजकल भी इक़्तिदार में हैं, वो उसको उठवा देते थे, नज़रबंद करा देते थे। ठीक है। उस शख्स ने उसी हालत में जेलें भी काटी हैं। तो ये मेरे लिए एक बड़ा करैक्टर जो था ना, एक हैरानकुन था। अच्छा, उसने 25 साल की उस सारे जो कि ड्यूरिंग टू इस एरिया में उसने क्या क्या बड़े कारनामे सर अंजाम दिए? अच्छा, कारनामे लड़ाई झगड़े की। ठीक है। कभी कोई केबल का मामला है या कोई लेन देन का मामला है, उस तरह के थे, मुकदमात भी उनके खिलाफ दर्ज हुए। ठीक है। अभी कुछ अर्सा पहले उनका एक भाई भी मर्डर हो गया। ठीक है, ये उनसे छोटा था, वो भी केबल के तनाज़े का ही मामला था। बट एक जो चुतरा थी ना, जिसे हम चुतराहट हम कहते हैं, बिल्कुल, मैंने उसकी शख्स की देखी। ठीक है। उसने आपको अगर आपको सियालकोट में कोई प्रॉब्लम हो गया है तो आपने उसको फ़ोन कर दिया तो आपको मसला हल हो गया। एक इज्जत भी थी उसको। क्या बात ये नहीं कि डर खौफ, एक इज्जत, उसका तल्लक ऐसा बना हुआ था कि उसके डेरा जब सजता था वो बड़े बड़े फैसले भी कराता था वहाँ बैठ के। वो लोग उसकी मानते थे, सुनते थे। इज्जत एहतराम भी थी। ज़रूरी नहीं है कि कोई आपको डर खौफ हो किसी का, एक इज्जत एहतराम भी होती है। बिल्कुल ठीक है। तो इन सारे गैंगस्टर की कह लें या अंडरवर्ल्ड की दुनिया की कह लें, ये करैक्टर का मैंने एक आई विटनेस इस हवाले से हूँ कि व्हील चेयर पे बैठ के उसने 25 साल चुतराहट की। ठीक है। बाकी तो चलें, एक सेहतमंदाना सबका सिलसिला होता है। वो कहते हैं कि जान है तो जहान है, और सेहत है, लोग चलते फिरते हैं, बहुत कुछ कर लेते हैं। ऐसे किरदार मैंने अपनी सर्विस में बहुत कम देखे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कोई ऐसा केस जिसने आपको भी शॉक किया, आप भी बड़ा मुतासिर हुए हो कि यार ये किस तरह का, कोई ऐसा सानिया या कोई वाकया जो आपने अपनी ज़िंदगी में देखा हो, कोई मर्डर हुआ हो? या ऐसे अगर आप हालातों वाक़यात पे जाएं तो आपको हर रोज़ कोई ना कोई नया सीन ज़रूर मिलता है। बिल्कुल ठीक है। और एक चीज़ मैं जनरली बात करता हूँ, मैं किसी एक वाक़या को कोट किए बगैर को बात करता हूँ कि ऐसे ऐसे मामलात ज़िंदगी होते हैं कि जब अगर आप जाएं मौका पर तो ख़बर जब निकालते हैं आप खुद हिल जाते हैं। मैं आपको एक वाक़ये का जिक्र कर देता हूँ। जी जी, आपके मुताबिक। बिल्कुल। ये वाक़या गालबन हरबंसपुरा थाने के इलाके का था। ठीक है। कि नज़र आ रहा है दूर से कि कुछ लोगों का मजमा इकट्ठा हो रहा है। तब वो हरबंसपुरा के जो गिरदोनवा में इतनी आबादियाँ नहीं थी। तो जब मैंने लोगों का देखा कि काफ़ी मजमा है तो मैं भी वहाँ चला गया। ठीक है। पैदल हम वहाँ पे गए तो वहाँ एक ना गंदे पानी का जोहड़ बना हुआ था। तो उस जोहड़ में से एक बोरी बंद लाश मिली। ठीक है। अब उस लाश की सूरत हाल क्या थी कि उसके जिस्म के कम से कम कोई 12 टुकड़े किए। उसका ये धड़ अलहदा था, उसके बाजू अलहदा थे, टांगे अलहदा थी, जिस्म का बाकी हिस्सा अलहदा था। ठीक है। यानी इतनी सफाकी से उसको मारा गया कि उसको टुकड़े करके और बोरी में बंद करके उस जोहड़ में फेंका हुआ था। तो मैं जब वहाँ मौका पर गया हूँ, हमारे बड़े एक सीनियर फोटोग्राफर हैं, वो बड़ी दलेरी से तस्वीर बनाने लगे। तो वो जो इतना सर था वो रखा हुआ था, मेरे से देखा नहीं था गया। मेरी हल्की सी मैंने झलक देखी, मैं पीछे हट गया। फिर जब वो कुछ ही देर बाद ये बात फैल गई तो पता लगा ताज बाग के मेन रोड जो था वहाँ पे एक प्राइवेट स्कूल था, उसका वो मालिक था। अच्छा। और फिर हम उसके घर गए, 3 छोटे छोटे उसके मासूम बच्चे थे और उसकी मुखालफत पे, तनाज़ा पर इस बेदर्दी से कत्ल किया गया था कि आज भी जब वो कभी अभी आपको बताते हुए मुझे वो सीन याद आ रहे हैं। और उसके मासूम बच्चों की आंखों में जो उस वक़्त आंसू थे, तो वो चीज़ कवर करना मेरे लिए तो उस वक़्त मुश्किल हो गया था। और उस मौका पर मेरे उस्ताद जिनसे हमने जर्नलिज्म में बहुत कुछ सीखा, उनका मैं स्पेशली यहाँ जिक्र करूँगा, तनवीर अब्बास नकवी। ठीक है। वो हमारे जॉइंट एडिटर थे। ठीक है। तो वो मैं जब वहाँ पे गया उस कमरे में, बच्चे मासूम रो रहे थे और एक सबसे छोटा बच्चा था, उसको पता भी नहीं था कि हमारे बाप के साथ क्या हुआ हो। तो मैंने जब उन बच्चों को देखा ना तो बेसाख्ता मेरी आंखों में आंसू आ गए, मैं कमरे से बाहर निकल आया। तो तनवीर अब्बास नकवी साहब भी वहाँ खड़े हुए थे, वो पीछे आए हैं और आके मुझे डांटा है उन्होंने। उनका एक स्टाइल होता था अपना, बहुत ज़बरदस्त तरीके से डांटते थे। डांटे कहते चल अंदर,
अब वो हमारे पास उस वक्त ना वो स्लिप पे और पेन हुआ करते थे, हम पॉइंट से लिखते थे ना, किसी से गुफ्तगू नहीं करनी। मैं कहा जी मैं नहीं, मैंने कहा हल्का सा कहा, मैं कहा जी मैंने कर लिया कवर। उन्होंने ऐसे जोर से अपना चेहरा पीसा, कहते चल अंदर। मैं फिर चला गया, मेरे से खड़ा ना हुआ जाए। खैर मैं फिर बाहर आ गया। वो बाहर आने के बाद आया दफ्तर, हमने ख़बर फाइल की, तो हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वो भी हमारे उस्तादों में शुमार होते हैं, अमजद उस्मानी साहब, वो तब हमारे चीफ न्यूज़ एडिटर थे। ठीक है। उन्होंने उस खबर की जो सुर्खी निकाली थी, वो क्या निकाली थी, टुकड़े टुकड़े लाश पर मातम। वो तरीखी सुर्खी थी।